हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे एमपीपीएससी की सिलेबस की एक यूनिट मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक मंत्रिमंडल के बारे में। आपने देखा होगा कि हमारे एमपीपीएससी के जो सिलेबस है प्री का, उसमें एक टॉपिक है मंत्रिमंडल, और इसी मंत्रिमंडल के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड या कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना, जो कि जो मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही आती है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगी। ये वाला पॉइंट मैंने आपको फ्रेंड्स राज्यपाल वाले टॉपिक में भी मुख्यमंत्री वाला जो एक मैंने वीडियो बनाया है तो उसमें भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट। तो ये उसमें यदि आपने नहीं लिखा तो देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये वही वाला पॉइंट है। और इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तथा राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि जो अगला जो ये है क्या है, मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन कैसे होता है मंत्रिमंडल के अंतर्गत, तो 91 जो संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। मतलब क्या बोल रहा है फ्रेंड कि इसमें देखिए पॉइंट बता रहा है कि जो 91 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 91वां, तो उस 2003 में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि 91वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया था, 2003 में, और किससे रिलेटेड था, तो मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या से रिलेटेड था। ठीक है। और क्या इस प्रावधान के तहत किया गया था, अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया था कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सदस्य संख्या, जो मंत्री कितने बनेंगे किसी भी राज्य में या केंद्र में, तो वो निचले सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा, मतलब कि जो लोकसभा होती है केंद्र सरकार में और राज्यसभा जो राज्य विधानसभा जो कि राज्यों में होती है, इनमें जितने भी टोटल मेंबर होंगे उन मेंबर्स का 15% से अधिक जो है, उन मेंबर्स का टोटल 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि केंद्र सरकार में आपने देखा होगा कि लगभग 545 के समथिंग मेंबर हैं। तो वहां पे जो है कि मतलब 545 का 15% जितना भी होता है तो 15% ही मंत्री वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य का ही उदाहरण लेते हैं, तो विधानसभा में राज्य की जैसे मान लीजिए 300 सीटें हैं किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो 300 का 15% कितना होता है, तो 45 होता है। तो मतलब उस राज्य में केवल 45 ही मंत्री हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और सबसे ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 15% मंत्री होंगे, इससे कम मतलब इससे जो है कम या ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष परिस्थितियां भी उसमें बताई गई हैं अनुच्छेद में कि पर किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। मतलब कि 15 तो नॉर्मली होता ही है हर राज्य में, लेकिन ये है कोई कोई राज्य जैसे बहुत छोटे हैं भारत में राज्य, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है,
वहाँ पे विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो कम होते हैं। जैसे आप दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, जो हमारी दिल्ली राजधानी जहाँ के अभी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ पे जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% नहीं है। वहाँ पे जो मंत्रियों की संख्या है वो 12 है। वहाँ पे 12 कंफर्म कर दी गई है कि यहाँ 12 ही होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं पॉइंट्स पे। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की योग्यताएं, मतलब मुख्यमंत्री जो बन रहा है या अन्य मंत्री बन रहे हैं उस पर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो संविधान में मंत्रियों की और नेताओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164(4) में दिए गए हैं, और जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो जो क्या बता रहा है फ्रेंड कि कोई भी मंत्री, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव जीते बगैर ही कोई मंत्री बन जाता है, ठीक है ना, मंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के अंदर उसे चुनाव जीतना होगा, तभी वो 6 महीने के बाद मंत्री रह सकता है। अदरवाइज वो 6 महीने तक तो मंत्री रह सकता है बिना चुनाव जीते, लेकिन यदि वो 6 महीने के बाद यदि चुनाव लड़ता है 6 महीने के अंदर और चुनाव हार जाता है, तो फिर उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और यदि वह चुनाव जीत जाता है तो वो 6 महीने के बाद भी मंत्री बना रह सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा शपथ। तो शपथ के बारे में क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उनको अपने पद की कर्तव्य पालन तथा गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो कोई भी मुख्यमंत्री है या फ्रेंड्स या मंत्री है, तो यदि वो शपथ ग्रहण कर रहा है तो उससे पहले जो राज्यपाल होता है उस राज्य का, तो उसे वो 3री अनुसूची जो है संविधान की, उसके अनुसार वो उसे उसके पद की शपथ दिलाता है। जो भी मतलब उसमें रूल बताए गए होंगे कि इस रूल के तहत शपथ दिलाई जाएगी, या उसे मतलब जैसे कि कर्तव्य पालन का वो दिलाई जाती है शपथ की, और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये सभी चीज़ों की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन का क्या है, किससे रिलेटेड पॉइंट। पहला पॉइंट है राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी मंत्रिमंडल है तो उसमें 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं, एक तो राज्य मंत्री, दूसरा स्वतंत्र प्रभार और तीसरा कैबिनेट मंत्री। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है। उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार, और कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है, और दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं फ्रेंड्स वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो भी शासन की नीति नियम निर्धारण करना है तो वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना, उनकी राय मशवरे से। इसके बाद 3री श्रेणी में राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र प्रभार होते हैं राज्य मंत्री जो होते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री के अधीन ना होकर स्वतंत्र रूप से किसी भी विभाग का दायित्व संभालते हैं, ठीक है ना। जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, एक तो राज्य मंत्री होते हैं अलग से, लेकिन एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं जो, तो उनको क्या होता है कि किसी भी विभाग का ये दायित्व कैबिनेट मंत्री के अधीन ही कार्य नहीं करते, बल्कि ये किसी भी विभाग का दायित्व संभालते हैं, स्वतंत्र रूप से संभालते हैं, इनके विभाग में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान है। मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड यहाँ पर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल चाहे तो, मतलब जैसे मुख्यमंत्री यदि सलाह देता है तो राज्यपाल एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि जो अगले पॉइंट्स क्या हैं। वेतन एवं भत्ते, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के भत्ते राज्य के विधानमंडल या विधानसभा द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 164(5) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बता रहा है कि जैसे कोई भी राज्य है तो वो राज्य जो है तो वहाँ के विधानमंडल या विधानसभा जो होती है उस राज्य के मंत्रियों की और मुख्यमंत्री सभी की वेतन वगैरह को निर्धारित करता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि कोई राज्य विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा ऐसा उपबंध नहीं किया गया है उस राज्य के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि तब उस कंडीशन में उनके मंत्रियों के वेतन भत्ते जो हैं दूसरी अनुसूची में संविधान की जो भी वेतन भत्ते बताए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं मंत्रियों के वेतन भत्ते के लिए, तो उसके अनुसार ही होंगे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा किस अनुसूची के अनुसार होंगे, तो दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे। संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसके अनुसार होंगे। यदि कब कब जबकि विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा कोई अपने नया प्रावधान नहीं किया जा रहा है उस राज्य के मंत्रियों या मुख्यमंत्री के लिए कि कैसा कितना वेतन होगा, यदि ये तय नहीं किया गया है उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, तब जो वेतन वगैरह होंगे वो दूसरी अनुसूची के अनुसार ही तय किए जाएंगे, तय होंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। प्रायः मंत्री परिषद का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत होने के पश्चात मंत्री परिषद अपनी निर्धारित अवधि से पहले ही विघटित हो सकती है। जो क्या है फ्रेंड कि मंत्री परिषद का कार्यकाल वैसे तो आपको पता होगा कि चुनाव 5 साल में होते हैं तो 5 साल तक के लिए होता है, परंतु यदि विधानसभा में यदि बहुमत जो है किसी भी मतलब पार्टी का मान लीजिए बहुमत है तब तक तो वो रहेगी 5 साल के लिए, वो तो वैसे बन के ही आती है सरकार। लेकिन यदि 5 साल तक उसका बहुमत है किसी भी पार्टी का जो भी दल मतलब कि बना हुआ है सत्ता में तो उसका यदि बहुमत है तब तक तो वो रहेगा 5 साल। लेकिन यदि बहुमत पहले ही कम हो जाता है, बहुमत से कम हो जाती है उसके नंबर, तो वो सरकार से गिर जाएगी। ठीक है, सरकार में वो नहीं रह सकती 5 साल के लिए भी। इसके बाद अनुच्छेद 365 के अनुसार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जब किसी भी कंडीशन में मान लीजिए फ्रेंड कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 365 के, ठीक है ना, अनुसार, तो क्या होता है कि राज्य की जो राज्य 365 यहाँ पे फ्रेंड्स आप 365 नहीं, ये 356 होगा, आप यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है 300 अनुच्छेद 356, ठीक है ना, अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो जब जब किसी भी राज्य में ऐसा किया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार, तो क्या होता है कि मंत्रिपरिषद उस राज्य की भंग हो जाती है। ठीक है ना, मतलब फिर वो वहाँ पे वो मंत्रिपरिषद काम नहीं कर सकती, सभी को अपना इस्तीफा देना होता है। ठीक है, फिर सारा कंट्रोल जो होता है राष्ट्रपति तो ले लेता है 356 के अनुसार अपने हाथों में, ठीक है ना, तो इसलिए सारी मंत्रिपरिषद वो भंग हो जाती है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट क्या है, तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर भी पद भी राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद भंग। जब मुख्यमंत्री अनुरोध करता है फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री मान लीजिए राज्यपाल से अनुरोध करता है कि राज्यपाल जी मतलब कि मंत्रिपरिषद को आप भंग कर दीजिए, ठीक है ना, तो भी राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर होगा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंडी परिषद द्वारा लिए गए, यहाँ पे फ्रेंड्स मंत्री कर लीजिएगा, मंत्री परिषद मंत्री, रुकिए एक सेकंड में फिर से लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मंत्री, ठीक है ना, प्रशासन एवं विधानसभा से संबंधित विषयों पर मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद के द्वारा, यहाँ पे मंत्री कर लीजिएगा आप ध्यान से, मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना राज्यपाल को दे। जो क्या होता है फ्रेंड कि जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, यदि मुख्यमंत्री के जो होता है, मुख्यमंत्री के एक कर्तव्य होता है, वो संविधान में भी वर्णित है कि उसका एक कर्तव्य है कि जो भी फैसले मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए हैं उनकी जानकारी जो मुख्यमंत्री है वो किसको दे, उसका कर्तव्य होता है कि वो राज्यपाल को दे। ठीक है ना, ऐसा कर्तव्य है मुख्यमंत्री का। इसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री राज्य के पदाधिकारियों जैसे महाधिवक्ता,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा विघटित करने के संबंध में सलाह देता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री ही जो राज्यपाल को सलाह देता है तो राज्यपाल उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करता है तथा मतभेद होने पर किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मुख्यमंत्री जो होता है फ्रेंड्स कि वो क्या करता है कि मंत्रियों के जो विभिन्न विभाग होते हैं उनका परिवर्तन कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और यदि किसी प्रकार के मतभेद हो रहा है मंत्रियों के बीच में या उसके और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच में, तो वो उस मंत्री को हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है। ठीक है ना। वो क्या करेगा, मतलब त्यागपत्र देने के लिए कह देगा या फिर राज्यपाल से कहकर कह देगा कि उन्हें बर्खास्त कर दीजिए। ठीक है ना। तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। मुख्यमंत्री, और जो अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं विधानमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और वही सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, निर्देश, मार्गदर्शन देता है तथा साथ ही उनके कार्यों का नियंत्रण भी करता है। ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है मंत्रिमंडल की। अब नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के बारे में क्या है। विपक्षी दल के नेता प्रमुख को नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाना जाता है और जो कि सत्ता पक्ष की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है तथा विधानसभा में सत्ता पक्ष की गतिविधियों पर प्रश्न करता है। तो नेता प्रतिपक्ष कौन होता है फ्रेंड कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मतलब कि विपक्षी दल है जिसे ज़्यादा सीटें प्राप्त है अन्य लोगों तुलना में, जैसे कि मान लीजिए सत्ता पक्ष के अलावा एक विपक्षी दल होता है, तो जिस विपक्षी दल को एक मिनिमम सीट प्राप्त है जितनी की मान लीजिए संविधान में वर्णित है कि इतनी सीटें होने पर ही नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उससे यदि किसी पार्टी को ऐसा प्राप्त है सीटें तो वो उसका पार्टी का ही एक व्यक्ति को नेता विपक्ष बनाया जाता है। और वो क्या करता है कि जो सत्ता पक्ष होता है या सरकार होती है उसके कार्यों पर नज़र रखता है और जो क्या करता है विधानसभा में जो सत्ता पक्ष होता है या सरकार उसकी गतिविधियां जो भी उस पर प्रश्न करता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ यादव राव तामशकर जो थे, ये नेता प्रतिपक्ष थे का मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम। और मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला नेता कौन थी, महिला नेता प्रतिपक्ष तो श्रीमती जमुना देवी थी। ठीक है ना। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए। और वर्तमान में मार्च 2020 से कमलनाथ विपक्ष के नेता हैं। ठीक है ना। कमलनाथ जी जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं अभी वर्तमान में मार्च 2020 से। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य सचिवालय कहलाता है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स में वल्लभ भवन के नाम से स्थापित किया गया है। ठीक है ना। राज्य सचिवालय को किस नाम से स्थापित किया गया, तो वल्लभ भवन। इसके बाद इसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। और अगला पॉइंट क्या है, प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश को संभाग, जिला, विकास खंडों तथा तहसील में विभाजित किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो अगला लास्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग, 52 जिले, 313 विकास खंड और 420 तहसीलें। ठीक है। तो इन सभी डेटा को आप याद रखिएगा फ्रेंड और इन सभी को नोट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मंत्रिमंडल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उन सभी के आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम क्यों न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एमपीपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।